नमस्कार साथियों, डिकोड एग्जाम के इस मंच पर मैं अमित आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। समसामयिक मुद्दों की जो श्रृंखला हम लोगों ने यहाँ पे शुरू की थी, आज फिर से उसमें हम लोग 10 क्वेश्चन देखेंगे और जानेंगे उनका व्याख्यात्मक रूप में हल। तो शुरू करते हैं और देखते हैं आज के अपने पहले सवाल को कि क्या क्वेश्चन है हमारा पहला। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, भारतीय सेना ने किसके नाम पर राफेल लड़ाकू विमान के टेल नंबर जारी करने का निर्णय लिया है। तो यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास ऑप्शन क्या क्या हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारे पास RKS भदौरिया, BS धनोवा, तीसरा ऑप्शन है हरजीत सिंह अरोरा और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन है उसमें से सही ऑप्शन है BS धनोवा। यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा। आइए इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। तो यहाँ पर भारतीय सेना ने पूर्व वायुसेना प्रमुख BS धनोवा, जो ये भारतीय पूर्व वायुसेना प्रमुख थे BS धनोवा, के नाम पर राफेल लड़ाकू विमानों के टेल नंबर जारी करने का निर्णय लिया है। टेल नंबर किसी एयरक्राफ्ट की विशिष्ट पहचान संख्या होते हैं और ये कौन देता है? यह टेल नंबर अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के नियमानुसार दिए जाते हैं। किसके अनुसार दिए जाते हैं? अंतर्राष्ट्रीय नागरिक विमानन के नियमानुसार ये प्रोवाइड किए जाते हैं। सितंबर 2016 में भारत ने फ्रांसीसी सरकार तथा दसाल्ट एविएशन के साथ, किसके साथ? दसाल्ट एविएशन और फ्रांसीसी सरकार के साथ मिलकर राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद के लिए कुल 7.8 अरब यूरो के सौदे पर हस्ताक्षर किए थे। भारतीय वायुसेना राफेल के एक स्क्वाड्रन को अंबाला, हरियाणा तथा दूसरी जो जगह है वो है हाशीमारा, जो कि पश्चिम बंगाल में है, ये हाशीमारा एयरबेस है, में तैनात करेगी। भारतीय वायुसेना के 30 राफेल जेट की टेल संख्या जो होगी, जो 30 राफेल होंगे, इनकी टेल संख्या होगी BS अधोच्छारों के साथ रखने का इसका निर्णय लिया गया है, जिसमें से 6 राफेल ट्रेनर विमान RB श्रृंखला की टेल संख्याओं के साथ रखे जाएंगे, जो वर्तमान में वायुसेना प्रमुख RKS भदौरिया, जो इस समय के हमारे वायुसेना प्रमुख हैं, के लिए प्रयोग किए गए हैं। बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि दूसरा सवाल हमारा क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पर, वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम क्या रखी गई है। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन है हमारे पास माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ, द माउंटेन क्लाइंबर 2019, माउंटेन मैटर्स फॉर नेक्स्ट जनरेशन, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो ये है ए, माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ। ये जो है वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम को रखा गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ। देखते हैं कि वर्ष 2019 के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस की थीम माउंटेन मैटर्स फॉर यूथ रखी गई है। अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस प्रतिवर्ष जो मनाया जाता है वो 11 दिसंबर को मनाया जाता है। इस दिवस की स्थापना संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2003 में प्रस्ताव पारित करके की थी। उद्देश्य क्या है इसका? अगर उद्देश्य की हम बात करें कि इसका उद्देश्य क्या है, तो इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के पर्वत के संरक्षण के लिए प्रेरित करना। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय जो है पूरा, जो भी लोग हैं, उनको पर्वतों के संरक्षण के लिए प्रेरित करना ही इसका प्रमुख उद्देश्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, अभी हाल ही में दराज पुल का उद्घाटन किया गया। ऑप्शन देखते हैं क्या है, कहाँ किया गया? आसाम, जम्मू कश्मीर, पंजाब, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर हमारा जो सही उत्तर है वह है जम्मू एवं कश्मीर, यानी कि इसका बी ऑप्शन यहाँ पर सही है। देखते हैं कि इसके बारे में कुछ व्याख्यात्मक रूप में। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में सामाजिक आर्थिक विकास के लिए आवश्यक दराज पुल का उद्घाटन जम्मू कश्मीर के जो गवर्नर हैं गिरीश चंद्र मुर्मू, उनके द्वारा किया गया।
दराज पुल की अगर लंबाई की बात करें कि यह कितना लंबा है, तो यह मात्र 72 मीटर लंबा है। कितना लंबा है? 72 मीटर लंबा मल्टी सेल बॉक्स टाइप लोड क्लास 70 का ये पुल है। यह पुल दराज नाले के ऊपर स्थित है, इसीलिए इसको दराज पुल का नाम दिया गया। यह पुल 70 टन, यहाँ पे जो क्लास 70 लिखा है इसका अर्थ है 70 टन का भार उठाने में सक्षम है। इस पुल का निर्माण प्रोजेक्ट संपर्क के अंतर्गत किया गया है। प्रोजेक्ट संपर्क की शुरुआत सीमा सड़क संगठन द्वारा 1975 में की गई। इसका मुख्यालय की अगर हम बात करें कहाँ है, तो वह जम्मू में है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखते हैं कि चौथा प्रश्न हमारा क्या है। किस एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को लॉन्च किया गया है? तो देखते हैं ऑप्शन हमारे पास क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है दिल्ली, दूसरा है हैदराबाद, तीसरा है मुंबई और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो फास्टैग की सुविधा को शुरू किया गया है वो हैदराबाद में शुरू किया गया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक हल की तरफ। केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्रालय ने हैदराबाद एयरपोर्ट में पार्किंग के लिए फास्टैग को लॉन्च किया है। इस फास्टैग को नाम दिया गया है 2.0। फास्टैग 2.0 इसको नाम दिया गया है। इसके द्वारा कर क्या हम सकते हैं? तो इसके द्वारा हम पार्किंग, भुगतान तथा ईंधन के लिए भी भुगतान कर सकते हैं। ये दो चीजें होंगी, पार्किंग के लिए भी भुगतान किया जा सकता है इससे और ईंधन के लिए भी इससे भुगतान किया जा सकता है। हैदराबाद एयरपोर्ट के बाद इसे कहां लॉन्च किया जाएगा? दिल्ली एयरपोर्ट में लॉन्च किया जाएगा। फास्टैग इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह प्रणाली है जिसका संचालन राष्ट्रीय उच्च मार्ग प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया NHAI द्वारा किया जा रहा है। फास्टैग के द्वारा टोल प्लाजा में रुके बिना ही व्यक्ति के खाते से टोल अपने आप कट जाएगा, रिचार्ज से कट जाएगा। वो टोल अदा करने के लिए गाड़ी को रोकने की जरूरत नहीं होगी। फास्टैग के लिए रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया है। रेडियो फ्रिक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टेक्नोलॉजी यानी कि RFID इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड का उपयोग करता है। यह उन टैग्स को डिटेक्ट करता है जिनमें इलेक्ट्रॉनिक रूप से सूचना को स्टोर किया जाता है। फास्टैग को ग्राहक अपने पसंद के खाते यानी कि किसी भी बैंक खाते से उसको लिंक कर सकते हैं। फास्टैग ऐप की सहायता से किसी भी फास्टैग को रिचार्ज किया जा सकता है। तो ये था फास्टैग के बारे में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो है जलवायु परिवर्तन। प्रदर्शन सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो यहां पर ऑप्शन देखते हैं कि कौन कौन से हैं। तो तीसरा, 7वां, 9वां और इनमें से कोई नहीं। तो यहां पर 5वां जो हमारा प्रश्न है उसका सही उत्तर जो है वो है 9वां। यहां पर 9वां स्थान भारत का है। कहां? जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 9वां स्थान है। बढ़ते हैं आगे। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत का 9वां स्थान है। क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स CCPI जर्मन वाच द्वारा जारी किया जाता है। सूचकांक नवीकरणीय ऊर्जा, शेयर, उत्सर्जन और 57 देशों और यूरोपीय संघ की जलवायु नीति को मापता है। भारत में प्रति व्यक्ति उत्सर्जन और ऊर्जा उपयोग का स्तर उच्च श्रेणी में 9वें स्थान पर है। बढ़ते हैं आगे। देखते हैं छठा क्वेश्चन। इंडिया स्किल रिपोर्ट के अनुसार रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शहरों में भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? चलते हैं इनके ऑप्शन को देखते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला ऑप्शन है हमारा दिल्ली, दूसरा है महाराष्ट्र, तीसरा है उत्तर प्रदेश और चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर होगा वह होगा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में जो स्किल इंडिया की रिपोर्ट आई है उसके अनुसार रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शहरों में भारत का जो महाराष्ट्र राज्य है ये शीर्ष स्थान पर है।
बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और जानते हैं इसके बारे में कुछ और बातें। तो रोजगार योग्य प्रतिभा वाले शहरों में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है। यह रिपोर्ट जो है वो AICTE, UNDP और AIU द्वारा संयुक्त रूप से जारी की गई है। आइए एक चार्ट दिखाते हैं आप लोगों को और उसमें हम जानेंगे कि कौन सा राज्य सबसे ज़्यादा प्रतिभाओं को नौकरी दे रहा है, और फिर दिखाते हैं वो चार्ट जिसमें हम ये जानेंगे कि कौन से राज्यों से प्रतिभाएं ज़्यादा नौकरी पा रही हैं किसी अन्य राज्यों में जाकर, यानी कि सबसे ज़्यादा जो हैं नौकरी देने वाले कौन से राज्य हैं और सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं किन राज्यों से हमें प्राप्त हो रही हैं। तो ये हमारे पास एक चार्ट है जिसमें हम देखेंगे कि 2014, 15, 16, 17, 18 और 19 का यहाँ पर हमने डेटा दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा अगर हम 2019 की बात करें कि 2019 में सबसे ज़्यादा यहाँ पे लिखा है विच वेयर द स्टेट विद मैक्सिमम हायरिंग एक्टिविटी, यानी कि किन किन क्षेत्रों से किन किन राज्यों ने सबसे ज़्यादा रोजगार को अभी तक प्रदान किया है, वहाँ से कितने लोगों सबसे ज़्यादा हायर करने वाले रोजगार के क्षेत्र में लोगों को हायर जो किया गया है वो सबसे ज़्यादा किस स्टेट ने किया है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर है, प्रथम स्थान पर। उसके बाद हम देखेंगे कर्नाटका, वो है दूसरे स्थान पर, और देखेंगे तीसरे स्थान पर है हमारा दिल्ली। इसी तरह अगर हम 2018 की बात करें इससे पूर्व में, तो यहाँ पर आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर था, दूसरे स्थान पर दिल्ली था और तीसरे स्थान पर गुजरात था। बढ़ते हैं अगले चार्ट की तरफ अपने और देखते हैं कि किन राज्यों ने अभी तक सबसे ज़्यादा प्रतिभाएं उत्पन्न की हैं, यानी कि जहाँ से हमको सबसे ज़्यादा लोग मिले हैं जॉब के लिए, किसी भी प्रतिभा के लिए। तो यहाँ पर भी उसी तरह 14, 15, 16, 17, 18 और 19 का आंकड़ा हमने दे रखा है। और यहाँ पर देखें कि लिखा है विच वेयर द स्टेट विच मैक्सिमम सप्लाई ऑफ एम्प्लॉयबल टैलेंट, यानी कि प्रतिभा सबसे ज़्यादा कहाँ से निकल के आई हैं, किसी स्टेट से निकल के आई हैं। तो इसमें सबसे पहला स्टेट है जो हमारा 2019 के आंकड़ों के अनुसार वो है आंध्र प्रदेश, और दूसरा स्थान है दिल्ली का। ये पहला स्थान आंध्र प्रदेश का, दूसरा स्थान दिल्ली का, और तीसरे स्थान पर उत्तर प्रदेश है, ये तीसरे स्थान पे है। तो यूपी के परिप्रेक्ष्य में अगर कोई डाटा अगर आपको याद रखना है तो ये बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में प्रतिभा जो हैं वो तीसरे स्थान पर रही हैं जॉब के सिलसिले में। तो ये था। और इसी तरह अगर हम 18 की बात करें 2018 में, तो आंध्र प्रदेश प्रथम स्थान पर, दिल्ली दूसरे पर और गुजरात तीसरे स्थान पर रहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं कि अगला प्रश्न हमारा क्या है। तो अगला प्रश्न है हमारा 7वां प्रश्न, न्यूज ब्रॉडकास्ट फेडरेशन के गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है। हमारे पास ऑप्शन है अर्णब गोस्वामी, रवीश कुमार, सुधीर चौधरी और इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो इस संचालक मंडल के अध्यक्ष को चुना गया है वो अर्णब गोस्वामी को चुना गया है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुछ। तो न्यूज ब्रॉडकास्टर फेडरेशन की गवर्निंग बोर्ड संचालक मंडल के अध्यक्ष के लिए जो चुना गया है, जैसा कि मैंने बताया, अर्णब गोस्वामी को चुना गया है। और ये जो न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे हैं इनको सुलझाने के लिए इस न्यूज़ ब्रॉडकास्टर फेडरेशन का गठन हुआ है। तो यहाँ पर दूसरा पॉइंट है, न्यूज इंडस्ट्री से जुड़े हुए मुद्दे सुलझाने और न्यूज ब्रॉडकास्टर के हितों की रक्षा के लिए उन्हें एक मंच प्रदान करने के तहत देश भर में 25 राज्यों से, कितने राज्यों से, 25 राज्यों से 14 भाषाओं के 78 चैनल, 78 से ज़्यादा न्यूज चैनल्स को मिलाकर कुछ महीने पहले ही इस फेडरेशन का गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या है। तो हमारा अगला प्रश्न है, अभी हाल ही में किस देश की स्पेस एजेंसी द्वारा रॉकेट SLS का अनावरण किया गया है। हमारे पास ऑप्शन क्या है। तो हमारे पास ऑप्शन है नासा, दूसरा ऑप्शन है इसरो, तीसरा ऑप्शन है CNAS और चौथा ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वह है नासा। नासा द्वारा इसे अभी इसका अनावरण
किया गया है। देखते हैं इसके बारे में। तो अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा मानव इतिहास के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, ये क्या है, मानव इतिहास का सबसे शक्तिशाली रॉकेट का अनावरण SLS का अनावरण किया है। इस रॉकेट को स्पेस लॉन्च सिस्टम यानी कि SLS का अगर फुल फॉर्म देखें तो इन्होंने स्पेस लॉन्च सिस्टम दिया है, नाम दिया गया है। इसकी ऊंचाई की अगर हम बात करें कि कितने फीट ऊंचा है तो ये 212 फीट ऊंचा है। यह रॉकेट 23 मैक की गति यानी कि 28,400 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार हासिल कर सकता है। इसका प्रयोग आर्टेमिस मिशन में किया जा सकता है। नासा अमेरिकी सरकार की स्वतंत्र स्पेस एजेंसी है, जिसके गठन की अगर हम बात करें कब हुई थी, जुलाई 1958 को इसका गठन किया गया था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ और हमारा ये नवा प्रश्न है, महिलाओं व बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण के अपराध के शीघ्र निपटारे के लिए किस राज्य ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है? और यहाँ पर हमारे ऑप्शन क्या हैं? यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है मध्य प्रदेश, दूसरा ऑप्शन है हरियाणा, तीसरा ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और चौथा ऑप्शन है बिहार। यहाँ पर जो हमारा सही उत्तर है वो है सी, उत्तर प्रदेश ने ये निर्णय लिया है। बढ़ते हैं इसके व्याख्यात्मक रूप की तरफ और यहाँ पर जो हमें जानकारी निकल के आ रही है वो ये है कि महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध यौन शोषण और अपराधों को शीघ्र निपटाने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने 218 फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना का निर्णय लिया है, जिसमें से 218 में से 144 फास्ट ट्रैक कोर्ट जो होंगे वो बलात्कार के मामलों की सुनवाई के लिए होंगे और इसमें से जो बाकी रेस्ट बचेंगे 74 वो पास्को, प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस यानी कि पास्को, यानी कि बच्चों के विरुद्ध होने वाले अपराधों की सुनवाई के लिए होंगे। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ जो हमारा इस सेगमेंट का आखिरी प्रश्न भी है और देखते हैं क्या है वो। हाल ही में नरेश मित्रा का निधन हुआ, वे किस समाचार पत्र से जुड़े थे? तो यहाँ पर कुछ समाचार पत्रों के नाम दिए हैं ऑप्शन में, हिंदुस्तान टाइम्स, द हिंदू, टाइम्स ऑफ इंडिया और इनमें से कोई नहीं। तो वो जुड़े थे टाइम्स ऑफ इंडिया से और टाइम्स ऑफ इंडिया से जुड़े थे और इनके बारे में अगर कहा जाए तो ये किसके लिए विख्यात थे? तो ये पर्यावरण संबंधी रिपोर्टिंग के लिए बहुत ही विख्यात थे। तो ये थे आज के हमारे 10 प्रश्न जिनको हमने यहाँ पर देखा और उनका व्याख्यात्मक रूप में विवरण हासिल किया। तो मिलते हैं कल किसी इसी तरह के 10 नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।